तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे रसूलों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की जो ये क्लास है, ये क्लास 12 वालों के लिए, जो कि बायोलॉजी से ही है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो क्लास है ये 12 वालों के लिए, जो कि बायोलॉजी से है। किससे है? बायोलॉजी से लिया गया है। अब इसमें जो है नाम वगैरह लिखा गया है। ठीक है, कॉपी आपको कैसे भरना है, कैसे लिखना है, बोर्ड में आपको कैसे भरना रहेगा। ठीक है, ये सेम चीज़ें इस वाले वीडियो में आपको बताई गई हैं। ठीक है, कैसे आपको कॉपी में भरना है, ठीक है, कैसे कॉपी में आपको लिखना भी है और कैसे आप सब लिख करके आए हैं। तो आइए मैं एक प्रारूप लेकर के आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं प्री बोर्ड का ये जो पेपर है, प्री बोर्ड वाला, ठीक है, ये जीव विज्ञान का क्लास 12 वालों के लिए, जो कि 70 नंबर का होता है। 3 घंटा मतलब 3 घंटा 15 मिनट का ये पेपर आपका होता है, प्री बोर्ड से है। तो इसी के अनुसार से मैं आपको जो है क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को लिख करके बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन जो है कैसे कैसे आपको लिखने हैं, शुरुआती कहाँ से करना है, कैसे करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुविकल्पीय ये आपके 4 दिए गए हैं। अगर 4 बहुविकल्पीय आपको आते हैं पहले, सब कुछ सही है, तब तो आप पहला लिख दीजिए। ठीक है, आप उसको लिख दीजिए। अगर आपको नहीं आते हैं, इसमें से कोई संशय लगता है कि हमको नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एकदम पीछे से लिखना स्टार्ट करिए। एकदम 9वें क्वेश्चन से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जब आप 9वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा कि पहले आप क्या करिएगा, जो बड़े बड़े क्वेश्चन जो 5-5 नंबर के होते हैं, 6-6 नंबर के, 3-3 नंबर के जो सब होते हैं, 6 नंबर का जल्दी कोई होता नहीं है, तो इन सबको आप क्या करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि पहला अगर आप लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जामर क्या कहाँ पे काटता है, जब आप, ठीक है, बड़े बड़े नंबरों में काटते हैं। जैसे मान लीजिए 5 नंबर का कोई हो गया, 3 नंबर का कोई हो गया, तो उसी पर एग्जामिनर क्या करते हैं, काटते हैं नंबर। ठीक है, तो जब आप जो है पहले बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को पेपर में आप लिखे रहेंगे, तो याद रखिएगा लास्ट में आप छोटे वाले को जब लिखेंगे तो उसमें एग्जामिनर क्या करेगा, वो जो काट नहीं पाएगा, जो चेक करने वाला रहेगा। तो इसलिए इससे आपके क्या होगा, पूरा नंबर आपको दिया जाएगा। तो मेरे रसगुल्लों, ठीक है, आइए जो है हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैं आपको सीरियल बाय सीरियल चलता हूँ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सभी विकल्प, ठीक है, सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये क्या है, 4 नंबर के जो आपके क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है, 4 बहुविकल्पीय हैं और 4 नंबर के हैं का खा गा करके। ठीक है, जो कि पहला क्वेश्चन का है, प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। ठीक है, पेप्टाइड बंध की बात किया है। ठीक है, ये पेप्टाइड बंध होता है। कौन सा बंध होता है? पेप्टाइड। ठीक है, कितने पेप्टाइड बंध होते हैं यही कह रहा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें जो है ना तो 6 होता है, ना तो 2 होता है और ना तो 1 होता है। इसमें होता क्या है, 4 होता है। 4 आपके पेप्टाइड बंध होते हैं। उसके बाद क्या है इसमें, ठीक है, अभी लिखना कैसे है इसको भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी केवल इस पर सॉल्व करा दे रहा हूँ। फिर उसके बाद खा वाला है, सैल्विया के, ठीक है, पुष्प में परागण, ठीक है, सैल्विया के पुष्प में परागण किस क्रिया होती है। मतलब किस क्रिया द्वारा जो परागण इसमें होता है, सैल्विया के जो पौधे होते हैं, यानी कि जो पुष्प होता है उसका किसके द्वारा होता है परागण, तो कीट द्वारा होता है। सैल्विया में किसके द्वारा होता है, कीट द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, बाकी सब आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है, निम्न में से किस रोग की पुष्टि बीडल परीक्षण द्वारा की गई थी। मतलब कौन से ऐसे रोग हैं इनमें से, इन चारों में से, जो बीडल ने क्या किया था, परीक्षण से सिद्ध किया था। तो ध्यान रखिएगा, टाइफाइड जो होता है ये बीडल के द्वारा जो है चेक किया गया था, बाकी ये सब नहीं होते हैं, बीडल के द्वारा चेक नहीं किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 7 में हो जाएगा। उसके बाद है, आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज है। तो आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज क्या होता है, ठीक है, ना तो ये होता, ना तो गोरिल्ला होता, ना तो गिब्बन होता, सीधे होता क्या होता, चिंपैंजी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर द आपका आंसर सही होगा। तो चलिए इसको लिखते कैसे हैं इसको मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए पहले का ये है तो प्रश्नोत्तर लिखेंगे, आप देख पा रहे हैं, मैं जो आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये उन लोगों के लिए है जो अब की बार यूपी बोर्ड, ठीक है, 2025 में है, उन लोगों के लिए ये जो है ये चीज़ें बनाई गई है। और याद रखिएगा, पक्का आपके जो है 100% में से, ठीक है, तो याद रखिएगा 95% आपको मिल ही जाएंगे अगर आप ऐसे लिख करके आते हैं। ठीक है, सेम जैसे मैं आपको इसमें बताऊंगा, ये क्लियर है। ठीक है, मेरा दावा है कि आपको जो है
नंबर इसमें मिलेंगे। 30 नंबर आपको विद्यालय से मिलते हैं, ठीक है, और बाकी आपको उसमें से लेके आना है। तो याद रखिए आपको 95% मतलब 95 जो है इसमें नंबर आपको मिल जाएगा। कितना नंबर मिलेगा? 95 नंबर आपको इसमें मिलेगा। बायोलॉजी के यानी कि जिसको बोलते हैं आप जीव विज्ञान, क्या बोलते हो? जीव विज्ञान बोलते हो, ठीक है। आपको लिखना कैसे है, ठीक है, लिखने की शैली, ठीक है, लिखने की शैली कैसे लिखनी है, ठीक है, और आपको कितना लिखना है, कितना लिखना है, ये भी आपका रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? और कैसे लिखना है, इन सब बातों को उसमें दिखाया गया है। चित्र आपके कैसे बनेंगे, जिसको आप फिगर बोलते हो, चित्र कैसे बनेंगे, इन सब चीज़ों को इस वाले पूरे वीडियो में जो हम आपको क्लियरी करने वाले हैं। जो यूपी बोर्ड के हैं विद्यार्थी उन सभी के लिए है, 2025 वालों के लिए, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो है सेहतफुल होने वाली है। चलिए, ठीक है, हेल्पफुल होने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। हेल्पफुल वीडियो, इस चीज़ को देखिए ध्यान से। देखिए, हमने पहला क्वेश्चन जो आपको पढ़ के बताया है, ठीक है, ये इस प्रकार से है, जो कि मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। हालांकि इस चीज़ को मैं हाइलाइटर के जरिए जो है हाईलाइट करते हुए चलूँगा, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या था? ये वाला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ठीक है। तो ये है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड बंध होते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा पहला क्वेश्चन आपको कैसे लिखा है भी ध्यान दीजिएगा। लिखा है हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 1, प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखा। सेम ऐसे आपको लिखने हैं, सेम टू कॉपी यही आपका होना चाहिए, यही आप लिखेंगे। उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हमने का कौन सा सही है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें बा सही था। कौन सा सही था? इसमें बा वाला सही था। तो देखिए, हमने बा वाला से इस पर 4 वाला ऑप्शन लगा दिया है। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, इस वाले में देखिए आपका क्या सही था। इस वाले में ध्यान दीजिएगा, सैल्विया के पुष्प में परागण की क्रिया होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? परागण द्वारा, ठीक है, तो कीट द्वारा होता है। तो देखिए, इसमें हमने इसका आ सही था, तो देखिए यहाँ पे आ लिखा है हमने, और यहाँ पे लिखा कीट द्वारा, ठीक। उसके बाद क्या करिएगा, सा वाला देखिए, इसमें गा वाले में दिया है, निम्नलिखित में से किस रोग की पुष्टि बीडल परीक्षण द्वारा होती है? तो टाइफाइड था, ये हमने सा वाला आंसर पहले बता दिया था। उसके बाद क्या है, आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज कौन सा? तो चिंपैंजी होता, जो कि दा ऑप्शन आपका सही है। देख लें यहाँ पे और इसका आप इसको देख रहे हैं, और इस वाले का आप ये वाला देख रहे हैं, और इसका ये देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से हमने इसको लिख दिया। देखिए, का खा गा घा करके कौन सा सही है इसका हमने लिख दिया, क्या चीज़ सही है ये भी हमने लिखा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप पहले पेज में आप क्या करेंगे, यहाँ इस वाले पेज में, ठीक है, आपको नाम वगैरह, ठीक है, यहाँ इस वाले पेज में सब कुछ भरना रहता है, ठीक है, जो आपको बोर्ड का पेपर मिलेगा, ठीक है, बोर्ड वाले में जो आपको बोर्ड का मिलेगा उसमें आपको सब कुछ भरना रहता है। इस बात को ध्यान रखिए, सेंटर का नाम भरना होता है, ठीक है, आपको अपना रोल नंबर भरना होगा अच्छे से, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना होगा, फिर भी आपका रोल नंबर जो है लास्ट में, सबसे लास्ट में भी भरना होता है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 का शुक्राणु में एक क्रोमोसोम का क्या महत्व है? क्वेश्चन है आपका पूछा है, जो कि 1 नंबर का, जब जितने नंबर का रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। कह रहा है शुक्राणु में एक क्रोमोसोम का क्या महत्व है? तो ध्यान दीजिए, हमने देखिए शुक्राणु के, तो आप हेडिंग लगा, जैसे इसमें हेडिंग आपको खुद बनाना पड़ेगा। देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 2 हमने यहाँ पे एक लाइन छोड़ करके ही डाला है। तो आप क्या करिएगा, एक लाइन छोड़ करके डालिएगा। यहाँ पे देखिए, इस साइड हमने हंसिया खींचा है, और इस साइड भी देखिए हमने हंसिया खींच दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इधर खींचेंगे, इधर भी आप क्या करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखिएगा। आपको देखिए कितना बेहतरीन लगेगा लिखने में। आप जब यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद लिखें प्रश्नोत्तर नंबर 2 का है। तो प्रश्नोत्तर नंबर 2 का जब ये का है, तो हमने क्या कहा था, एक क्रोमोसोम का महत्व निकला है। तो देखिए, हमने हेडिंग बना लिया एक क्रोमोसोम का महत्व। तो जब एक क्रोमोसोम का महत्व ये हेडिंग हमने बना लिया, तो उसके बाद एक क्रोमोसोम के बारे में हमने ये लिखा भी है। क्या लिखा है? एक क्रोमोसोम के बारे में हमने लिखा भी है। अब क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ करके सुना भी दे रहा हूँ। देखिए,
1 नंबर का है तो ज़्यादा मैंने इसमें नहीं लिखा है। लिखा हमने शुक्राणु के सिर पर, ठीक है, शुक्राणु को जो सिर होता है, सिर पर मौजूद एक क्रोमोसोम, उसके सिर पर जो है एक क्रोमोसोम होता है, एक क्रोमोसोम के निषेचन में, ठीक है, भूमिका निभाता है। किसमें निभाता है? एक क्रोमोसोम जो होता है शुक्राणु के निषेचन में भूमिका निभाता है। एक क्रोमोसोम में किसमें भूमिका निभाता है? निषेचन में भूमिका निभाता है। एक क्रोमोसोम में उपस्थित एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, अंडाणु के जोना प्लेसिडा, ठीक है, जोना प्लेसिडा परत को तोड़कर शुक्राणु को अंडाणु के अंदर प्रवेश करने में मदद करते हैं। ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिर हमने क्या किया है, 2 लाइन यहाँ पे आराम से छोड़ा, तो आपको भी 2 लाइन छोड़ना, ताकि आपको जो एग्जामिनर्स जो चेक करेगा, आपकी कॉपी जो चेक करने वाला रहेगा टीचर्स, वो आपको नंबर यहीं पे चढ़ा दे, ठीक है। अगर आप एक ही में सटा के लिख देंगे फिर वो समझ नहीं पाएगा कौन किसका है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे प्रश्न उत्तर नंबर 2 है, तो 2 का आपने क्या लिखा? का लिख चुके, खा है। खा वाला क्वेश्चन क्या कहा है? तो खा वाला ध्यान दीजिएगा। अब अगर सीरियल वाइज आप लिखते हैं तो ठीक है, अगर आप सीरियल बाय सीरियल लिखते हैं तो ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपको इसमें इस वाले प्रश्न नंबर 2 का अगर का आ रहा है, खा नहीं आ रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि खा वाला बाद में लिख देंगे, ठीक है, तो पीछे का लिखना चाहते हैं तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर नंबर 2 का खा, जैसे इसमें लिखा गया। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है आपने सेम वैसे करके आपको लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो इसमें कहा है, इस वाले में कहा विश्व की सबसे, ठीक है, समृद्ध जैव विविधता कहाँ पाई गई। देख रहे हैं आप, इस वाला क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 1 नंबर का। तो देखिए हमने क्वेश्चन आंसर भी लिखा है इसका, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे समृद्ध जैव विविधता, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो 1-1 नंबर आपको इसमें दे दिया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर देखिए, इधर हमने लिखा है कि विश्व की लगभग 50%, जो विश्व है हमारी, उसकी लगभग क्या है 50% प्रजातियाँ जो हैं इन क्षेत्रों में निवास करती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जैव विविधता के भंडारण से, ठीक है, भंडारण से भरे हुए हैं, ठीक है। जैव विविधता के भंडारण से ये क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। जो इसके भंडारण होते हैं उसके क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। तो इसके मैंने एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे क्या हो गया दक्षिण। देखिए एग्जाम्पल्स हमने कैसे लिखे, एग्जाम्पल्स लिखा, फिर उसके नीचे हमने लिखा है, ठीक है, उसके नीचे से हमने लिखना स्टार्ट किया है। अब मेन क्या है, तो दक्षिण अमेरिकी के अमेजोन, ठीक है, अमेजोन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र, ये क्या है, एक एग्जाम्पल है। ये क्या है, एक एग्जाम्पल। तो देखिए हमने किस प्रकार से इसको हमने लिखा है, ब्लैक पेन से लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा जब क्वेश्चन स्टार्ट किया तो 2 लाइन हमने फिर छोड़ा है, 2 लाइन फिर छोड़ा है। तो इस वाले में देखिए, घा वाले में, इसमें देखिए कोई भी वो नहीं बन पा रहा था। तो डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। देखिए 1 नंबर का तो हमने इस प्रकार से लिखा है, गा/उत्तर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लिखा है डीएनए अणु को वांछित खंडों में पृथक करने के लिए, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है, जिसको बोलते हैं RE शॉर्टकट में बोलते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में इसको RE बोलते हैं। एंजाइम का प्रयोग करते हैं, तो आप शॉर्टकट में नहीं लिखेंगे, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका 1 नंबर हो गया। उसके बाद देखिए ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पे फिर हमने दो देखिए 2 लाइन छोड़ा है, 2 लाइन यहाँ पे छोड़ा है। फिर उसके बाद देखिए हमने हेडिंग डाला है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं विलुप्त प्रजातियाँ क्या, देखिए यहाँ पे हेडिंग बनेगा विलुप्त प्रजातियाँ, क्या हेडिंग बनेगा, विलुप्त प्रजातियाँ। तो हमने हेडिंग डाला यहाँ पे क्या, घा हो गया, तो विलुप्त प्रजातियाँ देखिए हमने हेडिंग डाला। अगर आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो विलुप्त प्रजातियाँ में देखिए हमने इस प्रकार से लिखा कि जीव जंतुओं की वे प्रजातियाँ जिनका अस्तित्व, मतलब ये जो विलुप्त प्रजातियाँ होती है उससे हम क्या कैसे लिखेंगे, जीव जंतुओं की वे प्रजातियाँ जिनका अस्तित्व वर्तमान में, ठीक है, पृथ्वी पर से पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विलुप्त प्रजातियाँ कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मॉरीशस, ठीक है, मॉरीशस में पाए जाने वाला पक्षी, मॉरीशस में पाए जाने वाला पक्षी कौन सा है, डोडो, ठीक है। डोडो एक पक्षी का नाम जो कि मॉरीशस में पाया जाता है। ये क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे इनकी जो है विलुप्तता, ये विलुप्त हो गए हैं, ठीक है।
तो ये रहा, हमने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है तुम्हारा, देखिए ध्यान से इसमें, ठीक है। अंगा वाला क्या कह रहा है, कह रहा है जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए। तो जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा देना। अब फिर देखिए यहाँ पे हमने फिर आपको एकदम देखिए अच्छे से हमने लिखा है इसको, ठीक है। सेम ऐसे आपको लिखना है। फिर देखिए वही चीज़ हमने आपको जब आपको कॉपी मिल जाएगी, ठीक है, घंटी लगने से पहले आपको कॉपी मिलती है, पेपर बाद में मिलता है जब तक घंटी नहीं लगती है, ठीक है। आप उसी घंटी में क्या कर लीजिएगा, दोनों साइड आप क्या कर लीजिएगा, हंसिया खींच लीजिएगा अपना, ठीक है। जो भी क्वेश्चन वगैरह लिखना होगा आप लोगों को लिख लीजिएगा तुरंत, ठीक है। सब कुछ भर डालिएगा, एकदम आगे का पेपर जो भर डालिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा, जिसकी गाड़ी लगेगी उससे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन गलत मत भरिएगा पहला पेज, ठीक है। क्योंकि कहते हैं क्या बोलते हैं उसको, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पहला यदि आपने सही लिखा तो उसको भी पता होता है कि आपने लास्ट वाला भी सही लिखा होगा, ठीक है। देखिए अंगा वाला क्वेश्चन क्या, जैव प्रौद्योगिकी कहा था ना, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें जैव प्रौद्योगिकी की, तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी की, तो नए उत्पादों एवं सेवाओं हेतु प्राकृतिक विज्ञान, जीवों, उनकी कोशिकाओं या ऊतकों तथा उनके अंगों का आणविक अनुरूपों का समायोजन, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। इस बात को आप ध्यान रखिए। फिर देखिए हमने 2 लाइनिंग यहाँ पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन खत्म हो गया, तीसरा हमने देखिए डाला, फिर एक लाइन हमने छोड़ करके लिखा है। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है इसमें तीसरे क्वेश्चन का क्या कह रहा है, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी से आप क्या तात्पर्य है। देखिए आप तात्पर्य की बात किया, समयुग्मजी और विषमयुग्मजी की, तो ज़्यादा नंबर का भी ये नहीं है, 2 नंबर का है, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें आपको लिखना भी नहीं है, तो एक लाइन लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए समयुग्मजी और विषमयुग्मजी क्या होते हैं, देखिए हमने इसको अच्छे से लिखा, तो का है, ठीक है, तीसरे का का है, ध्यान दीजिएगा। तो तीसरे का हमने लिखा है। देखिए अब समयुग्मजी क्या होता है, जिसको बोलते हैं होमोजाइगस, ठीक है। तो समयुग्मजी क्या होता है, जिनमें एक कारक के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समान अगर होते हैं तो कैसे कहेंगे, समयुग्मजी कहेंगे, ठीक है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, ठीक है। विषमयुग्मजी की बात करें जिसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, जिनमें एक कारक के, ठीक है, जिनमें एक कारक के 2 युग्म विकल्पी असमान होते हैं, मतलब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं दोनों युग्म विकल्प। जैसे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ में लेकिन असमान, मतलब भिन्न भिन्न है, तो इसे हम क्या कहेंगे, विषमयुग्मजी कहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे करके आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपको तीसरे का। अब इसके बाद हम खा देख लेते हैं, ठीक है। तो खा वाला देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप ध्यान से, ये है खा वाला, ठीक है। अब खा वाला हम आपको दिखा दे रहे हैं। खा वाले क्वेश्चन में क्या कहा इसमें, ठीक है, जैविक खाद क्या है, मतलब जैविक खाद किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जैविक खाद हेडिंग बन गया, उदाहरण भी इसकी हेडिंग बन गई, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, जैविक खाद। अब देख पा रहे हैं खा है, खा का बटे उत्तर लिखा हमने, जैविक खाद देखिए लिखा हमने, ठीक है। जैविक खाद ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक जो होता है ये, अगर हम इसकी बात करें और जैविक खाद की, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोतों से, मतलब जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली खाद हैं, जो मतलब जैसे प्राकृतिक चीज़ें से जो मिलती हैं, जैसे गोबर की खाद हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, जैसे अब ढैंचा हो गया, आप जानते हैं खेतों में बोया जाता है, बड़े बड़े होते हैं, उसमें क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, जैविक खाद कहते हैं। जैसे इसमें दिया है पौधों और जंतुओं के अवशेषों के सड़ने और गलने से, हमने पहले बताया कि जो पौधे और जंतुओं के सड़ने और गलने से प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जैविक खाद भी कहते हैं। इनमें जो है रासायनिक तत्वों का प्रयोग नहीं होता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट याद करने वाली चीज़ें हैं। इनमें जो है रासायनिक प्रयोग का प्रयोग नहीं किया जाता, रासायनिक तत्वों का प्रयोग इसमें नहीं होता, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए हम इसमें कहा था, तो एग्जाम्पल हमने करके लिखा है। इसमें क्या होता है, गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट खाद हो गया, और क्या होगा, वर्मी कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट खाद, उसके बाद हरी खाद, जो उसके हमने क्या कहा था अभी को, ठीक है, ढैंचा की बात हमने किया था, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, ये है तुम्हारे पास एक क्वेश्चन और, ठीक है, जो कि तीसरे का ही है। तीसरे वाले में देखिए क्या कहा इसमें जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल को आप क्या कहते हैं, इस तकनीक द्वारा उत्पन्न फसलों के 2 लाभ लिखिए, मतलब लाभ भी आपका हेडिंग बन गया, ठीक है, तकनीकी हो गया,
ये भी आपका हेडिंग बना, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक बन गया। ठीक है, तो 2 नंबर का 2 नंबर के हिसाब से हम लिखते हैं। देखिए जैव प्रौद्योगिकी तकनीक, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक जो होता है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो अगर हम बात करें टेक्निकल, अगर हम इसकी बात करें जैव प्रौद्योगिकी की, तो जैव प्रौद्योगिकी तकनीक द्वारा उत्पन्न फसल को, ठीक है, ट्रांसजेनिक फसलें कहते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, ये हो गया जो जैव प्रौद्योगिकी फसलें होती हैं उसके अनुसार। अब उसके बाद क्या है, इस वाले में ध्यान क्या देना है, इसमें कहा था इसके लाभ लिखिए। तो देखिए हम आप लाभ आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैव प्रौद्योगिकी से बनी फसलों के लाभ ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लाभ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसमें लाभ 2 कहा तो 2 हमने लिखा है इस प्रकार से। आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ भी लिख सकते थे, हमने नहीं छोड़ा तो एक लाइन आप छोड़ करके दूसरा लाभ लिख सकते थे। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से बनी फसलों में कीटों और बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक से बनी फसलों से पर्यावरण को फ़ायदा होता है। जो इसकी जो फसलें होती हैं उससे क्या होता है, पर्यावरण की जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, उनके फ़ायदे होते हैं। चलिए ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे घा वाला कह रहा प्रकाश का पादपों पर प्रभाव। तो प्रकाश जो होते हैं उनका जो है हमारे जो है पौधे होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का पादपों पर प्रभाव क्या होता है, घा वाला है। तो देखिए घा वाला हमने इस प्रकार से लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जो है घा वाले को लिखा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने घा लिखा है। ठीक है, प्रकाश का पादपों पर प्रभाव एक क्या बन गया, हेडिंग बन गया। तो आप हेडिंग इस प्रकार से आप डालेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, प्रकाश पौधों के, ठीक है, विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे सूरज की रोशनी से मिलने वाली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जल की कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं। ठीक है, इनको क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की वजह से ही पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश से क्या करते हैं, पौधे भोजन बनाते हैं। ये आप रिएक्शन दे देंगे किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन से प्रदूषण दूर होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन होते रहें, बराबर नियमित रूप से ऐसा होता रहे, तो जो प्रदूषण होता है क्या होता है, दूर होता है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आप रिएक्शन इसको करा सकते हैं। ठीक है, कैसे आपको लिखना है ये भी हमने आपको बता दिया, कैसे बॉक्स में करना है ये भी हमने आपको बताया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा अंगा वाला क्वेश्चन जो है इसमें, ठीक है, कह रहा है इसमें, ठीक है, बिडौलित हौज, ठीक है, बायो रिएक्टर पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। इस पर केवल टिप्पणी लिखना है, इसमें फिगर वगैरह नहीं बनेगा। 2 नंबर का तो टिप्पणी केवल लिखना आपको। ठीक है, तो बायो रिएक्टर देखिए आपका हेडिंग बन जाएगी वहाँ, तो बायो रिएक्टर हमने हेडिंग डाला। तो इसमें है कि यह स्टेनलेस स्टील की, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की बनी बड़ी बर्तन होती है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पौधों, जंतुओं व मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हुए, ठीक है, कच्चे माल को, ठीक है, जैव रूप में विशिष्ट उत्पाद एंजाइम आदि में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, बायोरिएक्टर्स अनुकूलतम परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जिसे, ठीक है, ये अनुकूलतम परिस्थितियां क्या करते हैं, कराते रहते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, तापमान, ठीक है, पीएच, लवण, विटामिन्स, ऑक्सीजन। यह बिडोलन, ठीक है, प्रकार का होता है। कैसे होता है, बिडोलन प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह बेलनाकार होता है। इनके आधार घुमावदार, जो आधार होता है ना कि बेस जो होता है उसका होता है घुमावदार होते हैं। ठीक है, जिससे वस्तुओं के मिश्रण में सहायक होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, जब ये घूमते रहते हैं तो वस्तु जो होती है वो आराम से मिश्रित होती रहती है। बिडोलक बायोरिएक्टर में का ऑक्सीजन मिश्रण का काम करता है। किसका काम करता है, मिश्रण का काम करता है। कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, स्पर्ज्ड, ठीक है, स्टिर्ड टैंक में, ठीक है, हवा, ये जो टैंक होता है, ठीक है, स्टिर्ड टैंक में, ठीक है, हवा बुलबुलों के रूप में भेजी जाती है। इसमें, ठीक है, प्रक्षोभक यंत्र और ऑक्सीजन
प्रदायक तंत्र, ठीक है, प्रदायक तंत्र। और झाग क्या होता है, झाग नियंत्रक तंत्र, पीएच नियंत्रक तंत्र व प्रतिचयन प्रद्वार लगा होता है, जिससे संवर्धन की थोड़ी मात्रा समय समय पर निकलती रहती है। तो देखिए फिर हमने 2 लाइन छोड़ करके फिर हमने लिखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब कौन सा है, क्वेश्चन नंबर का हमने लिखा है, तो देखिए राइबोसोम पर टिप्पणी लिखा है, यानी कि आरएनए पर हमको टिप्पणी लिखना है, तो आप डायरेक्ट से इसकी आप हेडिंग बना सकते हैं। देखिए 3 नंबर के हिसाब से हम लिखेंगे। इसमें है राइबोसोमल जो होता है तो आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये आरएनए के संरचनात्मक अणु होते हैं। कैसे होते हैं, संरचनात्मक अणु होते हैं। यह कोशिका की कुल आरएनए का 80% होता है। आरएनए केंद्रक में डीएनए से उत्पन्न, किससे उत्पन्न होते हैं, डीएनए से उत्पन्न तीनों प्रकार के आरएनए में यह संवर्धिक समय तक क्रियाशील रहता है, ठीक है। प्रत्येक राइबोसोम का लगभग 65% भाग, ठीक है, आरएनए का तथा शेष 35% भाग प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का होता है। अब इसके कार्य लिखना है, इसका फंक्शन क्या होता है ये भी देखिए हमने लिखा फंक्शन हेडिंग डाल के, ठीक है। तो आरएनए राइबोसोम की संरचना में भाग लेता है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण का भी सहायता करता है, मतलब इसमें प्रोटीन संश्लेषण में भी सहायक होता है। और आरएनए राइबोसोम्स की संरचना में भी भाग लेता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन क्या है, चौथे का जो क्वेश्चन है, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसकी खोज किसने की। तो अपूर्ण प्रभाविता हेडिंग बन जाएगी और खोज भी आपकी हेडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए हम एक ही में लिख दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 लाइन छोड़ करके फिर हमने लिखा है कि अपूर्ण प्रभाविता वह वंशागति है जिसमें एक विषम युग्मजी प्रभावी तथा अप्रभावी दोनों समयुग्मजी के बीच, ठीक है, फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप, जिसको बोलते हैं फिनोटाइप यानी कि लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करता है। इसकी खोज कार्ल कोरेंस ने 1903 में की थी, 1903 में इन्होंने किए थे। उसके बाद कह रहा है कि एग्जाम्पल भी दे दिए, तो देखिए गुलाबांस वाला, क्या दिया हमने, गुलाबांस वाला, कि इसका गुलाबांस जो होता है ये पूरा नाम क्या है इसका, ठीक है, मिराबिलिस, क्या नाम है, मिराबिलिस, इसका जो है साइंटिफिक नेम है मिराबिलिस जलापा के पौधों में, ठीक है, लाल पुष्प यानी कि जिसको आर से कैपिटल वाला होगा, व सफ़ेद पुष्प जिसको छोटे लेटर में, ठीक है, के बीच संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में एक लाल, 2 गुलाबी व 1 सफ़ेद यानी कि 1:2:1 के पौधे प्राप्त आपको मिल जाएंगे। इस अनुपात में रूप में आपको क्या मिलेंगे, पौधे आपको प्राप्त में मिलते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। चलिए अब देखते हैं अगला। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग करके हमने दिखाया है, जो कि आपको क्रॉस करके दिखाया जाता है। जैसे रेड का है, इसमें आर का दिया था ना, उसमें कितना दिया था, छोटा वाला आर, इसमें बड़ा वाला, दोनों का जब क्रॉसिंग कराए हैं, क्या कराए हैं, क्रॉसिंग कराए हैं, तो 2 ये हो गया तुम्हारा पैतृक पीढ़ी यानी कि क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन हो गया, तुम्हारा सेकंड जनरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखेंगे फिगर, ठीक है, फिगर क्या लिखेंगे, इनकम्प्लीट, ठीक है, डोमिनेंस, ये लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार से क्रॉस कराएंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये मादा वाला हो जाएगा, ये नर वाला हो जाएगा। ये देखिए पिंक फ्लावर प्राप्त हुए यानी कि गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। यहाँ पे क्या होगा, ये स्पर्म हो गया, ये तुम्हारे होंगे एग्स यानी कि अंडे हो गए, ये क्या होंगे, शुक्राणु होंगे, ठीक है। जब इनका जो है इन लोगों को सबने क्रॉस कराया तो इस प्रकार से देखिए प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसका इससे कराया तो ये मिला, इसका इससे कराया तो ये मिला, अब इसका इससे करा रहे हैं तो ये मिल रहा है, इसका इससे करा रहे हैं तो ये मिल रहा है, ठीक है। अनुपात में आपको 1:2, 1:2:1 के अनुपात में मिल रहे हैं सेकंड जनरेशन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना भी है।
अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन अभी देखते हैं इसमें चौथे का गा। कहा इसमें जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न एंजाइमों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का है, प्रयुक्त में जो है 3 वर्णन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, संक्षिप्त में कह रहा है इसमें वर्णन करना है, ठीक है। तो कैसे करना है ये भी आप ध्यान में रखें। देखिए हमने यहाँ पे आपको लिखा गा वाला है, तो गा वाला यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने यहाँ पे अच्छे से लिखा है, आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए कि जैव प्रौद्योगिकी में एंजाइम, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में एंजाइम्स के कई नाम होते हैं, जैसे कि ठीक है, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडिल, ठीक है, और ट्रांसफेरेज, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम, ठीक है, लाइपेज, एस्ट्रेज, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज, ये सब इसके नाम हैं। तो टर्नल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ट्रांसफेरेज, ये क्या होते हैं। देखिए हमने इस प्रकार से लिखा है कि यह हेडिंग डाल करके हमने लिखा है इस चीज़ को, आप भी हेडिंग डाल करके ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। यह एक पॉलीमरेज एंजाइम है, यह डीएनए टेम्पलेट के बिना डीएनए को बढ़ाता है, बिना डीएनए टेम्पलेट के जो डीएनए को बढ़ा देता है। प्रतिबंधन एंजाइम्स क्या होते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम्स की अगर हम बात करें, ये एंजाइम्स डीएनए को खास जगह पर, ठीक है, काटते हैं। प्रतिबंधन एंजाइम जो होते हैं डीएनए को खास जगह पर काटते हैं, इन्हें आणविक कैंची भी कहते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम्स को क्या कहते हैं, आणविक कैंची भी कहते हैं। लाइपेज जो होता है, अगर हम लाइपेज की बात करें, यह एक लिपोलाइटिक एंजाइम है। कैसे है, लिपोलाइटिक एंजाइम है। यह स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस यौगिकों के हाइड्रोलिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस और संश्लेषण को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये होता क्या चीज़, लाइपेज। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है, यह एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो डीएनए प्रतिलिपिकरण में मदद करता है। ये हमने इतना लिखा है, ठीक है, जो कि 3 नंबर का था, तो 3 नंबर के हिसाब से हमने इसको लिख दिया। देखिए अब यहाँ पे 3 लाइन हमने छोड़ा है, ठीक है। अब अगला हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 4 का लास्ट वाला है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जो कि लास्ट वाला है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें डीएनए अणु की संरचना में, ठीक है, चारगाफ के नियमों की महत्व को स्पष्ट कीजिए। चारगाफ के नियमों को हमको महत्व जो होते हैं उनके स्पष्ट करने हैं, जो कि हमने इस प्रकार से लिखा है चारगाफ के नियम का। तो चारगाफ के नियमों की महत्व, क्या महत्व है, हमने हेडिंग बना लिया। तो देखिए चारगाफ के विभिन्न जीवों के डीएनए का अध्ययन किए थे और बताएं कि पहला, सभी डीएनए अणुओं में प्यूरीन क्षारक की, कौन सी क्षारक, प्यूरीन क्षारक की मात्रा प्रिमिडीन क्षारक के बराबर होती है। आप देख रहे हैं, ठीक है, एडेनिन हो गया प्लस ग्वानिन हो गया बटे क्या है तुम्हारा प्यूरीन हो गया, तो इसके बराबर क्या है थायमिन प्लस साइटोसिन बटे क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रिमिडीन हो जाएगा। ये हमने इस प्रकार से आपको बना करके दिखाया, इसको बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा भिन्न भिन्न जातियों के जीवों के डीएनए में एडेनिन, जातियों के डीएनए में एडेनिन और प्लस थायमिन तथा ग्वानिन साइटोसिन का अनुपात है, ठीक है, जैसे इस प्रकार से हमने लिखा है, भिन्न भिन्न होता है परंतु एक ही जातियों के जीवों में यह समान होता है। एक ही जाति के जो जीव होते हैं, जैसे हमारे मनुष्य का अगर बच्चा मनुष्य है तो उसमें क्या होगा, भिन्न भिन्न नहीं होंगे, समान होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कह रहा है एक ही जीव जाति के सदस्य में पाए जाने वाली, ठीक है, डीएनए के कुल अणुओं में क्षारकों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, समान होती है। जैसे विचारों को, ठीक है, चारगाफ रूल के
रूप में जाना जाता है। ये जो विचार दिए गए थे इनको हम किस रूप में जानते हैं, ठीक है, चारगाफ रूल के रूप में इनको हम जानते हैं। तो आगे है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे देखिए, मानव नर जनन अंगों से संबंधित सहायक ग्रंथियाँ कौन सी है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। 3 नंबर का है पांचवा क्वेश्चन, 5वें का तो जो आप देख पा रहे हैं 5वें का हमने कहाँ से शुरू किया है, नए लाइन से हमने इसको शुरू कर दिया है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। देखिए कह रहा प्रश्नोत्तर नंबर देखिए 5 है, तो 5 हमने लिखा है इसको, ठीक है। अब उसके बाद 5 का है, कह रहा है नर जनन अंगों के सहायक ग्रंथियाँ। तो नर जनन अंग के सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन से, शुक्राशय हो गए, प्रोस्टेट ग्रंथियाँ होंगे और कॉपर ग्रंथियाँ होंगे, जैसे कि हमने लिखा है, तो हेडिंग करके हमने इसको लिख भी दिया है, आप देख पा रहे होंगे। शुक्राशय कैसे हो गया, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेमिनल, ठीक है, वेसल। अब ये क्या है, यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा संरचना है, इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है, इससे चिपचिपा द्रव पदार्थ निकलता है। कौन सा, चिपचिपा द्रव पदार्थ स्रावित होता है, जो वीर्य का मुख्य भाग बनाता है। यह शुक्राणुओं का पोषण एवं संरक्षण करता है, पोषण एवं संरक्षण करता है। उसके बाद क्या चीज़ है, आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। अगर हम प्रोस्टेट ग्रंथियों की बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला जो क्वेश्चन इसमें है टॉपिक, ठीक है, दूसरी वाली जो हेडिंग यहाँ पे हमने लिखा है, तो यहाँ पे देखिए कि यह ग्रंथियाँ मूत्र मार्ग के अधरभाग के चारों ओर स्थित होती हैं। किसके, मूत्र मार्ग के अधरभाग के चारों ओर क्या होती हैं, स्थित होती हैं। कई पिंडों, ठीक है, कई पिंडों जिसको लोब से बोलते हैं, की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कई पिंडों की ये क्या होती हैं, बनी होती हैं। ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है, ठीक है, जो शुक्राशय व प्रोस्टेट, इससे शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव से मिलकर, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा कहलाती हैं। यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर वीर्य बनाती हैं, ठीक है, वीर्य में जो क्या होते हैं शुक्राणु जो उसमें रहते हैं, बनते कहाँ हैं, शुक्राशय में, ठीक है, सॉरी वृषण में बनता है, टेस्टिस में। अब देखिए क्या है, काउपर ग्रंथियाँ क्या हैं, काउपर ग्रंथियाँ क्या होती हैं, ठीक है, तो इन्हें हम बल्बो यूरेथ्रा भी कहते हैं, बल्बो यूरेथ्रा ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। काउपर ग्रंथियाँ मैथुन से पहले एक क्षारीय एवं चिपचिपे द्रव का स्राव करती हैं। यह मूत्र मार्ग, ठीक है, यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करती हैं, ठीक है, तथा योनि मार्ग में पहुंचकर मैथुन को सुगम बनाती हैं, ठीक है। ये हो गया बल्बो यूरेथ्रा का काम। उसके बाद क्या चीज़ है, इसमें देखिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है इसमें एड्स क्या है, इसका विषाणु शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, इनका संचरण किस प्रकार होता है, ये 3 नंबर का। तो देखिए आप ये एड्स के बारे में हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो एड्स के बारे में हमने यहाँ पे पूरा लिखा था, देखिए हेडिंग डाले हमने एड्स, ठीक है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। यह भयंकर लाइलाज, ठीक है, विषाणु संक्रामक तथा गंभीर, कैसा होता है, लाइलाज है, भयंकर है और विषाणु संक्रामक और गंभीर रोग है। यह जो है HIV, कौन सा HIV, जिसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, विषाणु से फैलता है, ठीक है। यह T4 लिम्फोसाइड्स को संक्रमित करता है। यह विषाणु शरीर में पहुंचकर T4 लिम्फोसाइड कोशिका को संक्रमित करता है और एक प्रोवायरस क्या करता है, एक प्रोवायरस निर्मित करता है, जो होस्ट सेल, इसको बोलते हैं पोषक कोशिका, होस्ट सेल के DNA में समाविष्ट हो जाता है। इस प्रकार होस्ट सेल संक्रमित हो जाता है और समय समय पर, ठीक है, प्रोवायरस क्या होता है, प्रोवायरस सक्रिय होकर होस्ट सेल में, ठीक है, डॉटर वायरस, ठीक है, डॉटर वायरस का निर्माण कर देता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, एड्स रोग का संचरण
ठीक है। एड्स रोग का संचरण कैसे होता है, मतलब वो चलते कैसे हैं, ठीक है, कैसे कैसे प्रकार से वो लोग संचरित होते हैं, मतलब किस प्रकार से वो फैलते हुए हैं, ठीक है। तो रोगी के शरीर में स्वस्थ मनुष्य के शरीर के साथ रुधिर स्थानांतरण, अगर आप रुधिर का दान करते हैं तब भी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको हुआ है तो अगर आप दान करते हो तो उस व्यक्ति को भी हो जाएगा, अगर चेक करके नहीं चढ़ाया गया तो। यौन संबंध में, ठीक है, इंजेक्शन की सुई का प्रयोग करने से, रोगी की माता से उनकी संतानों में संचरण से आदि। जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको पता लगे हो गया है, ठीक है, तो उसके बच्चों को भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, संचरण। संचरण मतलब क्या होता है, फैलाव, कैसे फैलते हैं, ठीक है। तो ये रहा खा वाला। अब उसके बाद क्या है, गा वाला आपको देखना है। क्या देखना है, गा वाला आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने गा वाला भी आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब गा वाला क्या चीज़ है, इसको भी हम देखते हैं। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 5वें का गा। आप देख पा रहे हैं कि पारितंत्र विधियां क्या हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वर्णन करना है तो याद रखिएगा, पहले पारितंत्र लिखेंगे आप इसके और उसके बाद विभिन्न जो है इनके वर्णन कर देंगे। तो पारितंत्र की विधियां देखिए हमने लिखा है पे पारितंत्र की विधियां कितनी हैं। तो पारितंत्र के जैव मंडल में पाए जाने वाले, ठीक है, जैविक यानी कि, ठीक है, जैविक तथा अजैविक, कैटाबोलिक और एनाबोलिक, ठीक है। तो जैविक और अजैविक घटकों को पारितंत्र या, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। पारितंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, टेंसले ने 1935 में की थी, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, प्राकृतिक पारितंत्र और कृत्रिम पारितंत्र, जैसे कि नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल, ये 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने लिखा भी है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। नेचुरल इकोसिस्टम में, ठीक है, इस प्रकार के पारितंत्र स्वयं प्राकृतिक पारितंत्रों के द्वारा चलित होते हैं। आवासीय प्रकृति के आधार पर प्राकृतिक पारितंत्र भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र और स्थलीय पारितंत्र ये हो गया। उसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल, ठीक है, इकोसिस्टम, मानव द्वारा निर्मित पारितंत्र, ठीक है, कृत्रिम पारितंत्र कहलाता है। उदाहरण में जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्याय, ठीक है, सहज भूमि पारितंत्र, इस प्रकार के पारितंत्रों का नियमन मानव बाह्य स्रोतों द्वारा ऊर्जा प्रदान करता है, इनपुट तथा आउटपुट नियंत्रित करता है तथा प्राकृतिक संतुलन को व्यवस्थित करके करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, अगर वो बनाता है तो प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है और हर एक चीज़ में उसमें जो है सहायक भी होता है। जिसको में क्या लिखा है, जलाशय व, ठीक है, जलशाला जो होता है वह बांध भी प्रकार कहते हैं, ठीक है, प्रकार है, ठीक है। अब जलशाला का मतलब क्या हुआ कि जो जल के साधन होते हैं उनमें बांध बनाता है, ठीक है, तरह तरह की चीज़ों को जो जाके प्राकृतिक को नुकसान भी ना हो, ऐसे करके वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को फ़ायदा भी लेते हैं, पारितंत्र को भी नुकसान ये पहुंचाते नहीं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, भ्रूणकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है। तो भ्रूणकोश के विभिन्न विकास की विभिन्न अवस्थाओं का जो सचित्र वर्णन कर, मतलब फिगर भी बनाना, इसमें घा वाला है 5वें का घा, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि इस प्रकार से हमने इसको बनाया है, जो कि आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है घा वाला, इसमें कहा भ्रूणकोश की विधियाँ, तो भ्रूणकोश की कितनी विधियाँ, तो भ्रूणकोश की 3 विधियाँ देख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश, मोनोस्पोरिक भ्रूणकोश, दूसरा आपका क्या होगा, बायोस्पोरिक भ्रूणकोश, तीसरा आपका क्या होगा, टेट्रास्पोरिक भ्रूणकोश। तो ये 3 विधियाँ इसकी होती हैं। कितनी विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ होती हैं। तो 3 विधियों में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कौन सी विधि होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रॉय सेक। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रॉय सेक क्या होता है कि इस प्रकार के भ्रूणकोश का विकास केवल एक ही कार्यशील
गुरु बीजाणु द्वारा होता है। शेष 3 गुरु बीजाणु विघटित हो जाते हैं, इसे ठीक है पॉलीग्राम ठीक है भी प्रकार भी कहते हैं। यह 8 केंद्रक 7 कोशिकीय होते हैं। 8 केंद्रक और 7 कोशिकीय ये होते हैं। ठीक है, अब ये रहा इसके सामने का ये फिगर। ठीक है, ये फिगर और ये नामकरण हमने कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो नामकरण आपको इंग्लिश नहीं थे तो आप हिंदी में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ध्यान रखिएगा अगर आप कलर पेन का यूज़ करके फिगर बनाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी और अच्छा आपको लगेगा। ठीक है, अगर इस प्रकार से 3 बनाने कह दिया जाए तो एक साइड जो फिगर बना लीजिएगा और एक साइड आपके कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लिखिएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्या है। ठीक है, दूसरा वाला क्या है, बायोस्पोरिक। ठीक है, तो बायोस्पोरिक क्या होता है, इसके निर्माण में 2 गुरु बीजाणु भाग लेते हैं। कितने भाग लेते हैं, 2 गुरु बीजाणु भाग लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने बनाया है। फिर उसके बाद क्या है, ठीक है, टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक क्या होता है, इसमें देखिए इसके निर्माण में ठीक है 4 गुरु बीजाणु के केंद्रकों से होता है। तो 4 गुरु बीजाणु केंद्रकों से होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 4 गुरु बीजाणु केंद्रकों से होता है इसका निर्माण। तो इस प्रकार से हमने बनाया, जो कि हमने नाम भी लिखा है, फिगर से भी बना दिया है। ठीक है, आप इसको जो है देख भी सकते हैं। अगर आप इसकी हिंदी देखना चाहते हैं तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले करके जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, सर्च करके आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, अगला चीज़ है, अगला कह रहा है इसमें 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन जो कि आपके सामने इस प्रकार से कह रहा है, इसमें 6वां क्वेश्चन कह रहा है, 6वें क्वेश्चन का क्या कह रहा है, बहुप्रभावी जीन घातक जीन क्यों कहलाते हैं। 3 नंबर का है। ठीक है, तो देखिए बहुप्रभावी जीन, तो बहुप्रभावी जीन देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 6वां लिखा है। तो बहुप्रभावी जीन क्या होते हैं, ये हमने हेडिंग बना लिया। तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुप्रभावी प्रदर्शित करने वाले जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। इस जीन के प्रभाव से प्राणी अथवा व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जो जीन व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं, किसके लिए, जीन व्यक्ति के लिए हानिकारक होते हैं, व जिनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु ठीक है मृत्यु हो जाती है, उन्हें हम घातक जीन कहते हैं। समझ में आया इतनी बात। फिर 2 लाइन हमने छोड़ करके अगला क्वेश्चन लिख दिया है, जो कि 3 नंबर का है। फिर कह रहा है इसमें माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, 3 नंबर माइकोराइजा। ठीक है, तो माइकोराइजा हमने हेडिंग डाला। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पर डाट करके ऐसे खींच रहे हैं तो यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसे आप सब भी ऐसे लिखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। कैसे कैसे मैंने लिखा है, कैसे कैसे आपको लिखना है, ऐसे आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास जो है ब्लैक स्केच का उपयोग आप यहाँ पे कर करके लिखेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छे से काट करके लिखिएगा, बढ़िया से ढंग से। ठीक है, ये है यह, और फिगर बनाते समय कलर पेन का यूज कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर्स आपको नंबर देगा। यह कवक और किसके द्वारा, कवक और पौधों के बीच होता है। ठीक है, एक सहजीवी संबंध है। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें कवक और पौधा एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। कवक और पौधा एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जैसे माइकोराइजा को कवक मूल भी कहा जाता है। यह मिट्टी की ठीक है संरचना को बेहतर बनाता है। माइकोराइजा ठीक है रासायनिक उर्वरकों को इस्तेमाल को कम करता है। यह सूखे जैसे तनाव से बचाता, मतलब सूखा से क्या करता है, बचाता है। और पौधों को तथा यह पौधों कवक को प्रकाश संश्लेषण के लिए बनाए रखता है। ठीक है, कवक प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करता है, बनाए रखता है, माइकोराइजा जो होता है। उसके बाद क्या है 6वें का, इसमें आप देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है, द्वितीयक वाहित मल उपचार क्या है, यह किस प्रकार किया जाता है। द्वितीयक वाहित मल। ठीक है, तो द्वितीयक वाहित मल क्या होता है, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे द्वितीयक वाहित मल। ठीक है, द्वितीयक वाहित मल आप देखिए यहाँ पे, ये रहा। ठीक है, द्वितीयक वाहित मल और उपचार इसके। तो कह रहा द्वितीयक वाहित मल का उपचार वाहित मल से जैविक पदार्थों को हटाने की
प्रक्रिया है। इसमें सूक्ष्म जीवों की मदद से वाहित मल को शुद्ध किया जाता है। इसे जैविक उपचार कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इसके उपचार में क्या, पहला देखिए उपचार में क्या चीज़ है। सबसे पहले ठीक है प्राथमिक उपचार के बाद ठीक है बचे प्रदूषण जल को बड़े वायवीय टैंकों पर ले जाते हैं, ये हो गया। उसके बाद इन टैंकों में लगातार यांत्रिक रूप से हिलाया जाता है। ठीक है, जो यंत्र होते हैं उनसे क्या किया जाता है, यंत्रों द्वारा हिलाया जाता है। इन टैंकों में ऑक्सीजन पंप किया जाता है और इनसे जो है वायवीय सूक्ष्मजीवों की वृद्धि होती रहती है। ठीक है, ये रहा इसके बारे में। फिर उसके बाद क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने और लिखा है इसके बारे में, क्योंकि भाई 3 नंबर का है। ठीक है, तो जायज़ सी बात है, इसमें और ज़्यादा लिखना पड़ेगा। अब देखिए क्या है, अब इसमें कह रहा ये सूक्ष्मजीव वाहित मल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को खा जाते हैं। ठीक है, इससे वाहित मल का जैविक भार कम होता है, जैविक भार कम होता है और पानी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्वेश्चन है कोडान तथा एंटी कोडान में अंतर बताइए। 3 नंबर का। तो देखिए इसमें हमने इस पर का अंतर आप हमेशा ऐसे 2 ही कॉलम में आप लिखेंगे। ठीक है, 2 कॉलम बना करके आप अंतर लिखेंगे। तो देखिए कोडान हमने इस तरफ लिखा है, इस तरफ हमने क्या लिखा है, एंटी कोडान लिखा है। तो कोडान में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, कोडान कहलाता है। जैसे AUG समारंभ है, समारंभ कोडान है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एंटी कोडान क्या है। ठीक है, tRNA में उपस्थित उस 3 क्षारक समूह को जो mRNA में उपस्थित कोडान पूरक होते हैं, ठीक है, एंटी कोडान कहलाते हैं। जैसे AUG का एंटी कोडान क्या होगा, UAC होगा। ठीक है, UAC होगा, ये हो गया एंटी कोडान। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां का हमने जो है यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, क्योंकि मैं लिखता तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, वैसे भी लंबा हो गया है, 1 घंटे का लगभग हो गया है। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन कहा, न्यूक्लिक अम्ल क्या है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रस्तावित DNA अणु की द्विकुंडलित संरचना का वर्णन कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यह है विद्या क्वेश्चन से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये रहा न्यूक्लिक अम्ल। देखिए मैं हेडिंग बता रहा हूँ, तो न्यूक्लिक अम्ल में आप पूरा लिख देंगे यहाँ पे। ये रहा इसका फिगर DNA का, यही वाला फिगर बनाएंगे आप, ये वाला नहीं, ये वाला फिगर आप बनाएंगे। ठीक है, ये वाला फिगर बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है, जो कि मेन है, आप सब पढ़ लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको हल्का सा करके स्क्रॉल करके इसको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करिए, इसको आप यहाँ तक लिख लीजिए, द्विकुंडलित प्रस्तुति। ठीक है, ये यहाँ से लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, DNA न्यूक्लिक अम्ल का तथा संरचना, ये वाला लिखेंगे, ये वाला। जैसे यहाँ तक लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तक आप लिखेंगे, ये यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, DNA का फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे DNA के द्विकुंडलित मॉडल से, यहाँ से लिखेंगे ये वाला। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद जो पीछे दे रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा यहाँ तक, ये यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आप लिख करके आएंगे, लिख करके। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, ठीक है, कह रहा है इसमें मानव के नर जनन तंत्र को नामांकित चित्र सहित समझाइए। ये हमने वीडियो में ठीक अपलोड कर लिया है पहले, नर जनन तंत्र का, इसको आप जा करके देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर क्या नाम, विस्तृत अध्ययन कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी पर अध्ययन करना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, जो कि पेज है तुम्हारा क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 109 है। ठीक है, तो 109 पेज पे आपको जो है दिखा देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कहा है, कह दिया है इसमें, इस क्वेश्चन में कहा है चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पर विस्तृत वर्णन। आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में,
चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। तो इसको आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे, ठीक है। जब यहाँ से लिखेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट। उसके बाद आप कहाँ तक लिखेंगे ये भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये जो पॉइंट वाइज करके दिया है इसमें कि किस प्रकार से इसका चिकित्सा में उपयोग किया जाता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। जीन का निर्माण हो गया, चिकित्सा में हो गया ये, ठीक है। ये भैया देखिए बहुत बड़े बड़े 5-5 नंबर के तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसके बाद देखिए चिकित्सा में प्रयोग होगा, आप मेन हेडिंग लिख दें, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसको लिख लीजिएगा। देखो मेन बता देते हैं, इसमें कम से कम 5 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5 नंबर का आप देख पा रहे हैं। इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको लिख लीजिएगा, ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये लिख लीजिएगा, ये भी लिख लीजिएगा, तो 4 हो गए ना, और एक ये लिख लीजिएगा। बस इतना लिख लेंगे उतना हो जाएगा आपका, ठीक है। 5 नंबर आपको देगा, ये देगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, उसके बाद क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रयुक्त उपकरणों पर प्रकाश डालिए। तो वही देखिए यहाँ अनुवांशिक अभियांत्रिकी में, ठीक है, आपको मैं ये भी दिखा रहा हूँ। अनुवांशिक अभियांत्रिकी में देखिए ये आप लिख लेंगे, ठीक है। डीएनए की दो श्रृंखलाओं के अंतिम छोर पर नए डीएनए श्रृंखला जोड़ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें देखिए प्रतिबंधित एंजाइम है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, क्लोनिंग, ये वाला, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक यहाँ से और एक क्या है, क्लोनिंग वाला यहाँ से, ठीक है। आप इस वाले को, ये हो गया। उसके बाद क्या है, इसमें कहा, इसमें ध्यान दीजिएगा आप, कहा इसमें देखिए इस बारे में, पुष्पीय पादपों में परपरागण की विभिन्न युक्तियां तथा माध्यमों का विस्तार पूर्वक अध्ययन वर्णन कीजिए। तो आराम से कर सकते हैं इसको, ठीक है, आराम से इसको कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। परपरागण से कहा ना, तो इसको कर ले जाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें है मानव में प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको देखो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। अब इस बारे में देखिए प्रोटीन संश्लेषण, ये देखिए टॉपिक थोड़ा लंबा है लेकिन आप जान भी सकते हैं। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट भी है, याद रखिएगा इस टॉपिक को। प्रोटीन संश्लेषण, हाँ देखिए मिल गया प्रोटीन संश्लेषण। आपको वीडियो भी शायद इसकी मिल जाएगी वहाँ पे, बायो जा करके आप जब प्ले लिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। ये देखिए प्रोटीन संश्लेषण है ना, ये वाला, यहाँ से देखिए स्टार्ट है प्रोटीन संश्लेषण। ये थोड़ा लंबा है टॉपिक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो आपको पढ़ाया होगा बुक से थोड़ा देख लीजिएगा। ये है हेडिंग, प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है। ये यहाँ तक 3 हो गए, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले करके, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 4 टॉपिक ये आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद कोडान वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोडान छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रोटीन संश्लेषण का केवल की बात किया तो प्रोटीन संश्लेषण तक आप रह सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस चीज़ को पढ़ सकते हैं इसमें, बस यहीं तक आपको पढ़ना है, यहीं तक, ठीक है। जो आपको इसमें सही लगेगा वो आप काट छाँट करके आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा, मैंने आपको बता दिया, आपको लिखना कैसे ये भी हमने बता दिया। लास्ट में आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप सब कुछ लिख हो जाते हैं, तो लास्ट में क्या करेंगे, अपना रोल नंबर भरेंगे, ठीक है। रोल नंबर आप लिखेंगे, लिखने के बाद क्या कर देंगे, इसको बॉक्स में कर देंगे, ऐसे रोल नंबर को इस तरह से बॉक्स में कर देंगे। यहाँ पे जो भी होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इस तरह से भर के इसको बॉक्स में कर देंगे लास्ट में सबसे, ठीक है। पहले भी आपका पहला पेज होगा, उसके बाद लास्ट में भी आपको भरना होगा, ठीक है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और सभी बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी भला हो सके और कुछ बच्चे का भी भला हो सके, ठीक है। तो जय हिंद, ठीक है। आपका पेपर अच्छे से जाए, ठीक है। आपका जो है ये जर्नी मंगलमय हो, अच्छा नंबर आप लेकर के आएँ, ठीक है, ताकि मेरा भी नाम रोशन हो और आपका भी नाम रोशन हो, आपके गांव का नाम रोशन हो, ठीक है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जय हिंद।